गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज हम आगे से कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2। इसमें है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया था एक उच्च वर्ग ने, जो था ब्राह्मण वर्ग। इसे दैवीय व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया था। दैवीय व्यवस्था का यहाँ अर्थ ये है कि इसके लिए पुरुष सूक्त में एक ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्त है, उसके अंदर कहा गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो विष्णु जी हैं, उनके सिर से ब्राह्मण का, भुजाओं से क्षत्रिय का और वैश्य का जंघाओं से और शूद्र का उनके चरणों से निर्माण हुआ है। इसका अर्थ ये बताया गया कि जिस प्रकार ब्राह्मण का उनके सिर से जो है उत्पन्न हुए ब्राह्मण, तो उनका स्थान सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद क्षत्रिय भुजाओं से यानी कि बलशाली क्षत्रिय को माना गया, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ये व्यवस्था जब बनाई गई थी तो इसके पीछे क्या लक्ष्य रहे होंगे अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे इनको शरीर की उत्पत्ति के स्थानों के आधार पर, सिर, भुजा, जंघा और पैरों के आधार पर इनको सामाजिक स्थिति भी मिलती गई। यानी कि जो पैर शूद्र वर्ग था उसको सबसे हीन समझा जाने लगा और उसकी स्थिति सबसे कम मानी जाने लगी। और जो सर्वे सर्वा वर्ण थे, उन्होंने इसे एक दैवीय व्यवस्था बताई कि ईश्वर ने ऐसा ही निर्माण किया है जिससे दैवीय व्यवस्था का नाम दिया गया। अब इस वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उन चारों वर्णों में कार्यों का विभाजन था। क्या था? कार्यों का विभाजन, कि उनके क्या कार्य हैं समाज में, उसके आधार पर उनको व्यवस्था में रखा गया। जैसे ब्राह्मण का कार्य था अध्ययन करना और करवाना, अध्ययन करना और करवाना, वेदों की शिक्षा देना, खुद भी वेद पढ़ना और अन्य क्षत्रिय, वैश्यों, इनको भी वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना और करवाना, दान देना तथा लेना। मतलब ब्राह्मण जो है वो यज्ञ करवाएगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, शिक्षा अध्ययन करवाएगा, दान देगा, ये सब इसके कार्य माने गए थे। ब्राह्मण को चूंकि सिर बताया गया, इसलिए इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वर्ण व्यवस्था के अंदर। क्षत्रिय जो है वो अधिकांशतः राजकीय कार्यों में या राजनीति में लिप्त रहते थे। इनका काम था युद्ध करना, यानी कि दूसरे राज्यों से राज्य करना। तो राज्य करना है तो ऑब्वियस है, तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। फिर है लोगों की सुरक्षा करना, यानी कि जो उनकी प्रजा है ना, उनकी इनको सुरक्षा करनी पड़ती थी। ये क्षत्रिय का धर्म माना जाता था। फिर है न्याय करना। क्षत्रिय का काम था न्याय करना, ये ब्राह्मणों का कार्य नहीं था। ब्राह्मण केवल शिक्षा देते थे, न्याय कौन करता था? क्षत्रिय, यानी कि राजा। फिर है वेद पढ़ना। यहाँ वेद पढ़ना और पढ़ाना दोनों थे, और यहाँ केवल वेद पढ़ना, वेदों का अध्ययन करना, और ये अध्ययन करवाता कौन था? ब्राह्मण। फिर है यज्ञ करवाना, यानी कि ये यजमान होते थे और ये ब्राह्मण लोगों से या ब्राह्मण जो शिक्षा गुरु होते थे उनसे ये अपने यहाँ यज्ञ हवन वगैरह करवाते थे, ये यजमान होते थे। फिर दक्षिणा देना, दक्षिणा देते थे किसे? यज्ञ करवाने वाले ब्राह्मणों को। तो फिर है वैश्य। अब वैश्य जो है, वैश्य के काम क्षत्रियों जैसे ही थे, लेकिन ये वाले नहीं, ये 3 काम केवल क्षत्रियों के हैं। वैश्य जो है वो वेद पढ़ेगा, यज्ञ करवाएगा और दक्षिणा देगा। और मुख्य काम वैश्यों का क्या था? व्यापार करना, व्यापार, वाणिज्य, ये सब काम जो है वैश्यों का था, और छोटे मोटे खेती वगैरह ये काम भी कर लेते थे। शूद्र का काम, जैसा कि स्थिति इसकी जो है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसकी जो उत्पत्ति है वो किससे बताई गई है? पैरों से। तो इसका काम था तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। देखिए, ये वर्ण व्यवस्था फिर से बता दूं मैं किन तरीकों को लेकर शुरू हुई और बाद में इनका क्या मतलब निकाला गया, वो बहुत अलग अलग है। लेकिन इस समय जो वर्ण व्यवस्था में जो कार्य लोगों को सौंपे गए थे, जो कार्य बांटे गए थे, उनकी यहाँ बात हो रही है। फिर है जो राजा होता था, यानी कि जो शासक वर्ग होता था, उससे ये अपेक्षित था कि वो क्षत्रिय ही होगा।
लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता था। कुछ कुछ ऐसे राजा भी थे जो अक्षत्रिय थे, यानी कि जिनका क्षत्रिय कुल से कोई जन्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो राजा बने। तो ऐसा आपको यहाँ ये अर्थ नहीं लगाना है कि कभी भी इस वर्ण व्यवस्था का कोई अपवाद हमें देखने को नहीं मिलता, ऐसा नहीं था। लेकिन जो आम प्रजा थी या जो रूटीन में जो व्यवस्था चल रही थी वो यही थी कि ब्राह्मण का काम ये रहेगा, क्षत्रिय का ये, वैश्य का ये और शूद्र का ये रहेगा, अक्षत्रिय राजा। मौर्यों के विषय में कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति के लिए आज भी जो हमारे इतिहासविद हैं उनकी उत्पत्ति को लेकर आज भी उनके अंदर अलग अलग मत हैं। कोई कहता है कि वो वैश्य थे, कोई कहता है शूद्र थे। फिर सातवाहन वंश के राजा हैं, ये ब्राह्मण थे, यानी कि क्षत्रिय नहीं थे। फिर है शुंग, कर्ण, इन सब की उत्पत्ति भी कुछ इनमें से ब्राह्मण हैं, लेकिन ये सभी अक्षत्रिय राजा हैं। फिर है गुप्त। गुप्तों को तो कई बार कुछ इतिहासविद आज भी शूद्र मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इस वर्ण व्यवस्था से परे जाकर नहीं कर सकता था, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था एक सामान्य व्यवस्था थी। फिर क्या हुआ कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, भारत में बाहर से भी लोग आते गए, विदेशी जातियाँ आई, चीन से आए, मध्य एशिया से लोग आए, तो कुषाण आए, शक आए, हूण आए, और वो यहाँ आकर यहाँ पर उन्होंने राज्य स्थापित कर लिए। और कुछ ऐसी जातियाँ भी थी, कुछ ऐसे लोग भी थे जो इनमें से चारों में से किसी भी वर्ण में फिट नहीं बैठ रहे थे। तो हुआ एक नई व्यवस्था का जन्म। अब वर्ण व्यवस्था से परे एक नई चीज़ हमारे सामने आई और वो थी जाति व्यवस्था। जाति का उद्भव इस प्रकार होता है कि जो लोग वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं बैठे उनके लिए कुछ जातियों का निर्माण हुआ धीरे धीरे। इसमें एक थे निषाद, ये जो चमड़े का काम करते थे और ये गांव से बाहर रहते थे, मरे हुए जानवरों को खींचना, ढोना, चमड़ा उनका जो है वो निकालना। फिर है सुवर्णकार, जो स्वर्ण का काम करते थे। अब ये ना तो क्षत्रिय हैं ना ही वैश्य हैं और ये सोने का काम कर रहे हैं, तो इनको स्वर्णकार को एक अलग जाति दे दी गई, स्वर्णकार। फिर रेशम का जो काम करते थे, रेशम बुनकर, उनकी भी अपनी एक जाति थी, जो पता नहीं किस वर्ण से बिलोंग करते थे, लेकिन जितने भी लोग रेशम का काम जानते थे वो आपस में व्यवहार रखते थे। मंदसौर का एक अभिलेख है जिसके अंदर एक ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है कि मंदसौर में जो ये रेशम बुनकर थे, ये गुजरात की एक लाट नाम की जगह से आते हैं। और ऐसा उस अभिलेख में हमें लिखा हुआ मिलता है कि ये जहाँ से आते हैं वहाँ के राजा का इनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। यानी कि कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि बाहर से, अब जैसे ये मंदसौर से चले गए गुजरात, तो इनकी जाति वर्ण के बारे में वहाँ के राजा को नहीं पता होगा, तो ये इसीलिए ये धीरे धीरे जो लोग आने जाने लगे दूसरी जगहों से, विदेशों से, एक राज्य से दूसरे राज्य में, उनके लिए नई व्यवस्था हुई और वो थी जाति। और ये जाति व्यवस्था धीरे धीरे बढ़ती गई। जो जातियाँ वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं बैठती थी उन सभी को एक नई जाति का रूप देके उन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया। फिर है जटिल सामाजिक प्रक्रियाएं। ये सामाजिक प्रक्रियाएं धीरे धीरे जैसे जैसे जैन धर्म का उद्भव हुआ, बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, लोग विरोध करने लगे इस वर्ण व्यवस्था का या ब्राह्मणों के आधिपत्य का कि भाई ब्राह्मण सर्वे सर्वा कैसे हैं। कुछ लोग वैश्य थे जो धन कमा रहे थे, लेकिन वो अपने आप को वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों और ब्राह्मणों के समान चाहते थे। तो धीरे धीरे इस जो व्यवस्था थी इसके अंदर जटिलता आ गई और जटिल सामाजिक प्रक्रियाएं कि वर्ण व्यवस्था को फिर से रीशेड्यूल करने की एक ज़रूरत हुई। तो अब ये इसके कुछ और कारण रहे कि भिन्न वर्ग का व्यवसाय, जैसे यदि कोई व्यक्ति जो है ब्राह्मण है और वो वेदा अध्ययन नहीं करवाता है, वो चाहता है कि वो व्यापार करे, तो उसे किस वर्ण में रखा जाए, वैश्य वाले में या फिर ब्राह्मण वाले में। अब यदि वो विद्या अध्ययन नहीं करवा रहा है तो उसे अन्य ब्राह्मण वर्ग में नहीं रखना चाहेंगे। तो इस प्रकार के जो है, जो लोग भिन्न वर्ग का व्यवसाय करते थे उन्हें किस व्यवस्था में रखा जाए। इसका एक उदाहरण हमें मिलता है मृच्छकटिकम के अंदर। शूद्रक के मृच्छकटिकम एक पुस्तक है, उसके अंदर हमें मिलता है चारुदत्त नाम का एक कैरेक्टर है, वो ब्राह्मण वणिक कहा गया उसको। जाति से, जन्म से ब्राह्मण था और कार्य किसका करता था, वणिक का काम करता था। तो उसको ऐसा व्यक्ति
उसको रखा हमने ब्राह्मण वणिक, यानी कि काम से वैश्य और जन्म से ब्राह्मण। तो ये जटिलता आ गई ना कि भाई ऐसे लोगों को किस वर्ण में रखा जाए। फिर है क्षत्रिय वणिक का भी उल्लेख मिलता है कि जन्म से क्षत्रिय है लेकिन कार्य किसका कर रहा है, वणिक का कर रहा है, यानी कि वैश्य का कर रहा है। फिर कुछ ये क्षत्रिय वणिकों का उल्लेख हमें 5वीं ईस्वी के एक अभिलेख से मिलता है। उसमें कुछ लोगों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है, यानी कि जो राज परिवार से होते थे लेकिन वो व्यवसाय का काम करने लगते थे। फिर है कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुछ ऐसी जातियां थी जो वनों में बसती थी, यानी कि जंगलों में बसती थी और शहरों से दूर, नगरों से दूर बसती थी। इन लोगों को किस वर्ण के भीतर रखा जाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न था। तो धीरे धीरे ये जटिलताएं इतनी बढ़ती गई कि वर्ण व्यवस्था की जो एकदम पक्की मजबूत व्यवस्था थी वो धीरे धीरे लचर होती गई और उसके अंदर जातियों का समायोजन होता गया कि उन्हें किसी भी वर्ण में नहीं रखा जाएगा, बस उनकी जाति ये है। तो वनों में बसने वाले लोग वर्ण व्यवस्था से बाहर थे। फिर कुछ अंतर्जातीय विवाह भी हो जाते थे, जैसे किसी क्षत्रिय पुरुष ने वैश्य कन्या से विवाह कर लिया तो उनकी संतान किस वर्ण व्यवस्था में आएगी, क्या वो क्षत्रिय होगी या वैश्य होगी, तो ये प्रश्न भी था। तो कुछ ऐसे प्रश्न थे जो अंतर्जातीय विवाह से भी उत्पन्न हो गए। इससे ये सामाजिक प्रक्रियाएं यानी कि वर्ण व्यवस्था और जटिल हो गई। फिर था विदेशी जातियों का जातीयकरण। जो जातियां विदेश से आई उन्हें किस जाति के अंदर रखा जाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न था, क्योंकि यहाँ आई, वो आक्रमण किया और उन्होंने राजकार्य किया, तो इस हिसाब से तो वो हो गए क्षत्रिय। लेकिन चूंकि वर्ण व्यवस्था केवल आर्यों के लिए थी, आर्यों ने स्थापित की थी और ये लोग आर्य नहीं थे, अनार्य थे, तो इस लिहाज से ये शूद्र हुए। तो अब इन्हें शूद्रों में रखा जाए या फिर क्षत्रियों में रखा जाए, ये एक प्रश्न था। तो इन्हें विदेशी जाति करके एक नई व्यवस्था में डाल दिया। तो विदेशी जातियों का जातिकरण, शुरुआत में जब विदेशी जातियां आई उन्हें तो क्षत्रिय मान लिया गया, लेकिन कुछ जातियां ऐसी थी जिनका रहन सहन भी क्षत्रियों जैसा बिल्कुल भी नहीं था और उनका जो है उन्हें क्षत्रियों में, बाकी जो क्षत्रिय आर्य थे वो उन्हें उस क्षत्रिय वर्ग में शामिल नहीं करना चाहते थे। कई बार ऐसा था कि सातवाहन वंश का जो शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसने अपने पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का एक विदेशी शक रुद्रदामन की बेटी से विवाह किया था। अब रुद्रदामन विदेशी था और ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है ये ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण की बेटी का विवाह उन्होंने कर दिया एक विदेशी जाति से। तो ये भी एक वर्ण व्यवस्था, उनकी संतान किस में रहेगी, कौन से वर्ण में रहेगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न था। तो कुछ इस वर्ण व्यवस्था और जातीय व्यवस्था में सामाजिक जटिलताएं सामने आई, मतलब कि वर्ण व्यवस्था अब लचर होने लगी धीरे धीरे। कुछ ऐसी जातियां थी, निम्न माना जाता था जिन्हें समाज में एक निम्न दर्जा प्राप्त था। ये जातियां थी जैसे चांडाल। चांडाल कौन होता है, जो फांसी देने का काम करता है या फिर मरने के पश्चात जो क्रियाकर्म करवाता है ना, शव को जलाने का, ये तो ये जो चांडाल होते हैं, चांडाल है, निषाद है, वदिक है यानी शिकारी, ये इनके साथ जो सामाजिक व्यवहार है वो अलग प्रकार का सामाजिक व्यवहार था। इन्हें निम्न दर्जे की जातियां माना जाता था। निम्न दर्जे से मतलब है कि जो ब्राह्मण थे वो यज्ञ करवाते थे, शिक्षा देते थे और बहुत भगवान की पूजा अर्चना वगैरह काम करते थे, और ये लोग जो हैं ये चमड़ा निकालना इस तरह के काम करते थे। तो ब्राह्मण इन्हें अस्पृश्य मानते थे, यानी कि अगर वो ईश्वर के निकट कोई काम कर रहे हैं और इस प्रकार का कोई जाति के वो दर्शन भी कर लेते थे तो वो उन्हें अपवित्र, खुद को अपवित्र मानते थे। इसीलिए ये जो जातियां हैं चांडाल, निषाद, वदिक, इनको गांव से बाहर रहना होता था और ये इनके लिए एक सामाजिक बहिष्करण जैसा ही था। ये गांव से बाहर दूसरे घरों में रहते थे और इनको कई जगह हमें मनुस्मृति में एक जगह हमें चांडालों के कर्तव्य का बोध मिलता है, कई जगह हमें ये भी मिलता है कि यदि कोई चांडाल या यदि कोई निषाद गांव में प्रवेश करता है तो उसे जो है वो करताल बजाते हुए आना पड़ेगा। इस प्रकार का वर्णन ये दिखाता है कि ये जातियाँ वास्तव में समाज के सभी वर्गों द्वारा बहिष्कृत घोषित कर दी गई थी। इनका दर्शन मात्र ही लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। ये जो सामाजिक व्यवहार है ये इस समय निम्न जातियों के साथ किया जाता था और इन निम्न जातियों में मुख्यतः चांडाल, निषाद और वदिक थे। वदिक का मतलब होता है शिकारी।
मनुस्मृति जो है वो चांडाल के कर्तव्य भी वर्णित करती है कि भाई चांडाल को किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित है। ये 5वीं ईस्वी में लिखी गई। फिर चीनी बौद्ध भिक्षु फाशियन ये भी वर्णन करता है कि उस समय जो चांडाल थे उनसे किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित था। इसका मतलब ये पूरी तरह से एक बहिष्कृत वर्ग था जिसका बाहर से आने वाले लोग भी वर्णन करते हैं। तो इसी तरह का वर्णन स्वान ने 7वीं ईस्वी में वधिक और सफाई करने वालों के लिए भी किया है कि समाज के लोग जो है इनका दर्शन अच्छा नहीं मानते थे। एक इसमें आपके बुक में कहानी भी दे रखी है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की, बोधिसत्व की कहानी, जिसमें वो एक निषाद थे और पिछले जन्म में वो एक निषाद थे और उनकी स्टोरी जो है वो आपकी इसमें दी गई है। तो ये है वर्ण व्यवस्था जिसका दैवीयकरण किया उच्च वर्णों ने, और उसके बाद जो कुछ जातियां इस वर्ण व्यवस्था में फिट नहीं हुई उनके लिए जातीय व्यवस्था का उद्भव हुआ। और उसके पश्चात किस प्रकार से इस वर्ण व्यवस्था और विदेशी आक्रमण के कारण ये व्यवस्थाएं और जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की ओर बढ़ती है, ये आज का हमारा चैप्टर था। और इसका पार्ट 3 जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बाय।